हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम हमारे मोस्ट अवेटेड कंटेंट से, जो कि है लक्ष्मीकांत का। इसका पहले भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है, बट ये कंटेंट जो होगा पूरा रेगुलर रहेगा और टॉपिक वाइज हम कवर करते चलेंगे। इसमें ब्रीफली अपन पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि कंटेंट कौन कौन सा अपन कवर करेंगे। ठीक है, उस कंटेंट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि इजीली हम समझ पाए। एक तो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट वन, Indian polity, and this one second part is Constitution at work. ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस पे मेजरली हम लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, और इस पे जो ये सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है, प्रियम्बल को देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट। फर्स्ट तो हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के कंटेंट में हम मेजरली कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके बाद हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपको, तो ये आप देख सकते हैं। बट इसका फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी इसका, तो ये सीक्वेंस में चलता रहेगा। फिर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ प्रियम्बल, फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस वक्त, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, कब हुआ था, ये सारे ब्रीफ में हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर आएगा यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आई विल मेंशन, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए यूटी को देख के। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको यूनियन टेरिटरी कंसिडर करा गया है, और उनका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम इसमें। फिर हम करेंगे सिटीजनशिप, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनका वेटेज भी काफ़ी अच्छा देखा गया है, हर एग्जाम्स के अंदर ये सारे टॉपिक मेजरली जो वेटेज होता है वो इस सेक्शन से होता है, तो आपको इस पे तो अच्छे से ध्यान देना ही है। ठीक है, फिर है फंडामेंटल राइट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लक्ष्मीकांत में 30 to 40 पेजेस के कवर कर रहा है, बट इसको मैं आपको कंप्राइज करके ईजीली नोट्स कंप्राइज करके बता दूंगी। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। फिर अमेंडमेंट्स है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे अपन। लक्ष्मीकांत में इतना इलेबोरेटली नहीं दे रखा है इस अमेंडमेंट को लेके, तो इसके लिए मैं आपके लिए कोशिश करूंगी एक टाइमलाइन के थ्रू जितने भी अमेंडमेंट्स अभी तक हुए हैं एक पूरी पिक्चर रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, फिर बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, एंड देन वी विल गोइंग टू कवर इमरजेंसी प्रोविजंस। जब इमरजेंसी आई थी, क्या, अगर जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होती है इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, वो सब कवर करेंगे। फिर एक लास्ट टू टॉपिक्स विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज़ हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज करा गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि आर्टिकल्स में मैंशनड है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद करेंगे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं जिनको बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो मेजरली ये हमारा सेक्शन रहेगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो ये आप एक बार कंटेंट देख सकते हैं, जिससे आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या हम कवर करते चलेंगे और किस तरीके से हमें समझना है पॉलिटी को। ठीक है, सेकंड के कंटेंट को लेके बाद में हम एक और कंटेंट को इसको मेंशन कर देंगे एक बार और, जिससे कि आपको इजी रहेगा। अभी एक साथ मेंशन करने से मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, तो हम शुरू कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबके दिमाग में जैसे मैंने ये वर्ड बोला, एक
थिंकिंग डेवलप हो गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पता है, लॉ ऑफ लैंड, जिससे हमारा जो कंट्री है वो गवर्न होता है, वही जो लॉ की फंडामेंटल बुक है उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड ऑल द लॉज आर सबसर्वियंट टू इट। जो भी लॉज बनाती है गवर्नमेंट वो इसी को देख के ही बनाती है, ये एक गाइडिंग बुक की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी। जो हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी उस वक्त, और हमारे जो नेशन एज इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सी फिलोसफी वो अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करती है और हमारी कंट्री की एक इमेज है, ठीक है। जो भी हमारे लॉज है वो हमारी एक इमेज क्रिएट कर देते हैं कि किस टाइप की कंट्री ये है, कि आप भी किसी कंट्री के बारे में पर्सपेक्टिव रखते होंगे कि इस कंट्री, तो ये वाली कंट्री अच्छी नहीं है, यहाँ के लॉज काफ़ी हार्ड है, या यहाँ पे ऐसा है। तो एक सबकी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन होता है। इसीलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो ओपिनियन बनाती है कि किस टाइप की कंट्री हमारी है, ठीक है। और ये क्या करती है, ऑर्गन्स ऑफ जो स्टेट है, आपको पता है कितने ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं इनको स्टैब्लिश करती है। स्टैब्लिश कैसे करेगी, ये इनको पावर्स देती है, ठीक है। इनको बताती है कि कौन कौन सी पावर्स इनके पास हैं जिससे ये गवर्न कर सकती हैं। सो इट गिव्स, it establishes the organ of the state and the principles, so by giving it principles to govern, principles that govern. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड ये एक लीगल सॉवरेन है, इसको लीगल सॉवरेन कहते हैं। और जो स्लीपिंग सॉवरेन होता है वो हमारे नेशन के लोग हैं, जो पीपल है ऑफ द नेशन है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको कहा जाता है स्लीपिंग सॉवरेन, और इसको कहा जाता है लीगल सॉवरेन। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये नोट्स लिखते जाना है साथ साथ में, और आप अगर वीडियो देख रहे हो और उनको साथ साथ में नोट्स भी बनाते जा रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है चीज़ें। तो प्लीज़ प्रेफर करिएगा कि आप अच्छे से नोट्स भी कंप्राइज करते जाए। इसके अंदर मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा भी मुझे जो कंटेंट पढ़ा है मैंने कहीं से भी, उसको भी इंक्लूड करा है आप लोगों के लिए, कि एक तरह एक जगह कंप्राइज हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो ये आइडियोलॉजी बताती है, मैंने आपको बता दिया। ये बेसिक लॉ स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ लॉज, ठीक है। दैट इज लॉज ऑफ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है ना, जिससे हमें पता चलता है कि किस टाइप का लॉज या हमारे जो एक्ट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, ठीक है। ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर्स भी देती है। अब ये इसके कुछ फीचर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इन फीचर्स के अलावा आप जो भी चाहे अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहें तो इसे कहा जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है, जैसे इंटरव्यू में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपको बताना है कि इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन प्रोसेसिंग स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, ठीक है। एंड एस्पिरेशंस possessing स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ये एक अच्छा इम्पैक्ट भी देता है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है इसके अंदर वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये जो पूरा पूरी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स पीपल का फेथ है, मतलब लोगों का ट्रस्ट है उसके अंदर, उन वो क्या क्या चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो क्या क्या स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है ये, ठीक है। तो इसके अंदर लीगली बाइंडिंग है ये। तो आप जो भी बोलना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आई होप वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई है इस सारी सेंटेंस में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हमने बेसिकली कवर कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो है रिटन और एक है अनरिटन। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता होगा इसको लेके कि रिटन और अनरिटन का क्या सीन है और ये क्यों है।
क्यों सारी चीज़ें रिटन नहीं होती, क्योंकि अगर अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लीगल सैंक्टिटी, तो हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि इट माइट बी द रिटन, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड है, बुक है एक टाइप की, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये रिटन होता है। बट ये नॉन रिटन भी होता है, और ये जो नॉन रिटन वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें ब्रिटेन यूके में देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिटन के अंदर तो क्या होगा, एक कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज होगी, सीक्वेंशियल होगी। ठीक है, तो ये कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट है, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप लोगों को पता होगा हमारी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 मंथ लगे थे इसको कंप्लीट करने में, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है इसको, प्रिपेयर्ड लिख देती हूँ, प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाएगी, बट इसके अंदर तो फॉर श्योर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी ही है। लोग आएंगे, जो भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं जिनको पीपल ने इलेक्ट करा है, वो लोग आते हैं, कंप्राइज करते हैं, जैसे अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एमपीज एमएलएज वगैरह थे, वो सब लोग कंप्राइज हुए, उनने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी, उसके बाद ही उन लोगों ने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। इसके अंदर क्या है, पार्लियामेंट इतना सॉवरेन नहीं है कि वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है उसको ही एब्रिज कर दे। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं होगा इसमें। इसमें सॉवरेन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सॉवरेन। ठीक है, आई होप अब आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर मेड थ्रू स्पेशल मेजोरिटी एंड ऑर्डिनरी लॉज थ्रू सिंपल मेजोरिटी। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाना है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सीएल से, तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दैट मीन्स कि आप लोगों को ये जो मेजोरिटी वाला सेक्शन है वो हम कवर करेंगे, बट स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं, 2/3 ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ एमपीज प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये मेजरली होता है स्पेशल मेजोरिटी। मतलब आप लोगों को अगर वहाँ पे 100 लोग हैं तो 100 में इसका 2/3 मेजोरिटी का अप्रूवल होना चाहिए कोई भी एक्ट को लॉ बनाने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर हमको मेजर कोई ऐसी ऑर्डिनरी लॉ ही करने हैं, मतलब ज़्यादा जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी विल बी सिंपली पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो आप लोगों को पता ही है, पहला तो हमारा इंडिया है, एंड नेक्स्ट इज यूएसए, एंड और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस आप लिख सकते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें कंप्राइज हो सकती हैं। बट अभी हमारा सिर्फ एक फीचर्स हमको देखना है ब्रॉड पे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाहती हूँ। अब इसके अंदर आपको सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। पहले हमने फीचर्स देख ली, फिर उनके टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स के अंदर रिटन हमने कवर कर लिया जिसके मेजर फीचर्स थे, फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ लॉज एंड कन्वेंशन। इसके अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ लॉज एंड कन्वेंशन। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लॉज कन्वेंशन चल रहा है, कन्वेंशन को कौन सी चीज़ होती है जो कि काफ़ी टाइम से चली आ रही है, जिसको लोग बिना किसी डाउट इफ एंड बट के एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, कन्वेंशन एक चला आ रहा है, ट्रेडिशन है ये इनका। ठीक है, फिर नॉट प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल स्पेसिफिक बॉडी। ये किसी भी स्पेसिफिक बॉडी, जैसे यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यहाँ पे नो स्पेसिफिक बॉडी। Okay, and the parliament is sovereign body. In it, parliament is given the whole authority whenever the parliament wants, can amend any, can bring out any law without any majority. Majority is not the priority over here. Okay, you can say like this. So parliament is sovereign body. Okay, now you're getting it. No difference both the types of law through simple majority. अब इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे स्पेशल और सिंपल मेजोरिटी देखी थी, वहाँ पे कोई इतनी मेजोरिटी के टाइप्स की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से भी आप कर सकते हो। नो डिफरेंस एंड बोथ द टाइप्स ऑफ लॉ थ्रू सिंपल मेजोरिटी।
ठीक है। अब ये कहाँ पे सिस्टम चल रहा है, ये चल रहा है हमारे यूके में। देखिए यूके के अंदर लोग क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट है उनका, वहाँ पे वो जैसा चाहे उनको लॉ बना सकता है, उनके पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो सिस्टम। अब ये इसके बारे में अगर आपको अभी डाउट आ रहा है, थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो आप इसके लिए थोड़ा वेट करिए जब मैं सारे जो नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक है कि अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द नेशन। तो जो इंटरनेशनल और वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन हैं मेजर, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमको उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा यूके के अंदर किस तरीके से ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लोग फॉलो कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। बाकी मेजर जो हेडलाइंस थी, मेजर जो फीचर्स थे हमने देख लिए। अब हम कवर करने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको समझ आ गया तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्या है? एक आइडियाज़ है, एटीट्यूड्स है, पैटर्न है, बिहेवियर है, जो भी प्रिंसिपल जो अथॉरिटी गवर्नमेंट को दी गई है, वो सारों का एक कंप्राइज फॉर्मेट है। तो हम देखते हैं एक बार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे आप लोगों को एक अगर एक बेसिक एग्जांपल दूं जिसे आप सबको समझ आ जाए। अगर अपना हार्ट एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अपना बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हार्ट, तो उसको हम फील कर सकते हैं, वो एक फिजिकली इसका स्ट्रक्चर है, पूरा फॉर्मेट है। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को आप हार्ट से कंपेयर करिए, जिसे हम देख सकते हैं एक पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी है। बट हार्ट के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जो इमोशंस है आपके, लव, हेट्रेड, वॉट एवर इमोशन इज देयर इन योर हार्ट, इज दैट द फीलिंग। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग है। इस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, अब इसको अंदर क्या कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम वहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते ना कि ये हार्ट है वो, तो ये तो अपने समझने के लिए है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, या आपने देखा होगा प्रियम्बल के अंदर फर्स्ट लाइन आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या मतलब है कि जो लोग हैं उनने अथॉरिटी दी है। जो पीपल है, दे आर द मेन अथॉरिटी, डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। ठीक है, अब समझ आ रहा है आपको? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी ने ऐसे ही नहीं बना दिया, रैंडमली कोई भी बुक पब्लिश कर दी है। उसके अंदर जो लोग हैं उनका अथॉरिटी गिवन है कि ये सब वो अबाइड करेंगे। ठीक है, अथॉरिटी किसको दी है इसके अंदर? पीपल को। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारी प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है। ठीक है, और इसको और लिख सकते हैं दैट इट्स अ कंपाउंड ऑफ आइडियाज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एटीट्यूड, हम क्या क्या आइडियाज़ कैरी कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा क्या एटीट्यूड है लोगों के लिए, या फिर हम नेशन के दूसरे जो नेशन हैं उनके लिए क्या एटीट्यूड रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और इलैबोरेटिंग द, मैं थोड़ी राइटिंग ऐसी ही लिख रही हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी कवर कर सके हम लोग। ठीक है, सो इलैबोरेटिंग द प्रिंसिपल दैट अथॉरिटी गवर्नमेंट डिराइव्स। ये गवर्नमेंट को क्या पावर हमने दी है, वो डिराइव करती है। गवर्नमेंट किससे डिराइव करती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो ये आप इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आपकी डेफिनेशन आ जाती है, रिटन पार्ट मेंस के अंदर अगर आ रहा है, तब आपको ये लिखना है। और अगर प्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेके अगर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बेसिक फीचर्स जो हैं वो उसके क्या क्या हैं, अगर ये क्वेश्चन फॉर्मेट हो जाता है, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि इसके अंदर लोग हैं जो अथॉरिटी देते हैं, किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? आइडियाज, एटीट्यूड और पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव है, जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनका बर्थ जो हुआ है वो डिफाइन करता है। तो इसको लिख सकते हो आप, इट गिव्स बर्थ टू ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना।
ये पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा इनके नोट्स में, इसीलिए आपको लिख के भी बता रही हूँ समझाने के बजाय, जिससे कि आपके पास अच्छे से नोट्स कंप्राइज रहे। फिर एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लिमिटेड टू दैट पावर विच हैज़ बीन बेस्टोड बाय द गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये इनके पास क्या है, लिमिटेड पावर। पावर तो है बट लिमिटेड पावर है, और वो क्यों है, क्योंकि लोगों के पास है मेन अथॉरिटी, तो और जितना लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा उतनी ही पावर इनको दी जाएगी। ठीक है। फिर हेल्प्स इन अचीविंग द लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट। इससे हम एक ऐसे स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं जो कि क्या है, लिबरल है, जो डेमोक्रेटिक है। यही तो प्रिंसिपल्स थे जो हमने सीखे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी सीखे थे, और हमारे जो और नेशंस के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर एक्सटॉर्शंस करे थे उनको देखते हुए हमने ये सारे ये हमारे लेसन्स है कि हमको लिबरल होना है, हमको डेमोक्रेटिक होना है। ठीक है। स्टेट और prevents totalitarianism. It prevents totalitarianism means total authority किसी के पास नहीं है, जो लोग हैं जिनके ऊपर रूल करा जाना है उन्हीं को मेजर अथॉरिटी दे दी, तो जैसा वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा वो अपने आप अपनी जो चीज़ें होंगी वो लोगों को बताएंगे, जिससे कि वो आगे गवर्नमेंट उस पर वर्क कर पाएगी। तो इसीलिए वो वोटिंग के थ्रू गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देंगे। सो किसी एक पर्सन के पास टोटल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। चलिए, अब ये हमने देख लिया, इट इम्प्लाइज द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर बाउंड बाय लिमिटेशन, चेक्स एंड रूल्स। तो आपको इन सब से ये समझ आ गया होगा कि ये पॉलिटिकल पावर्स को लिमिट कर रहा है, चेक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और उनके रूल्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ था, जो रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट केस था उसके अंदर कॉपरेट किया, ये जो प्रिंसिपल है लिमिटेड गवर्नमेंट वाला और रूल ऑफ लॉ वाला, उसको डिफाइन करा गया था। ठीक है। और उसमें बताया था कि एब्सोल्यूटिज्म इन गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। इट प्रिमाइज्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ इन विच सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड by objectivity provided by the provision of the constitution itself। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के अंदर ये लोग गवर्नमेंट ने कह दिया था, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जब केस हुआ था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर कहा गया था कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो लिमिटेड गवर्नमेंट है, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक फीचर है। ठीक है। ये बेसिक प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बता रहा है। ठीक है। अब इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को बताता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। ये सारे ही टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे आगे इन डिटेल, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बताया। तो ये मेजर फीचर्स हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने देख ली है, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि क्या है। तो और अगर आपको अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को, तो एक ही चीज़ याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इमोशंस है हमारे हार्ट का, तो इमोशंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हमारे हार्ट के इमोशन होते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इमोशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो जो उसके अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वही चीज़ें। अब इसके अंदर आप बेसिकली ये भी कर सकते हैं कि इट इम्प्लाइज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या इम्प्लाई कर रहा है, इट इम्प्लाइज डिविजन ऑफ पावर। ठीक है। इसके अंदर हम एक्सेप्टेंस ऑफ प्लूरैलिटी, डाइवर्सिटी है ना भाई, एक्सेप्टेंस ऑफ प्लूरैलिटी। हम लोग एक सक्सेसफुल डाइवर्सिफाइड नेशन इसीलिए हो पाए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फिर नो अथॉरिटेटिव एंड डिक्टेटोरियल लीडरशिप, इसके अंदर हमने देख लिया कि टोटलिटेरियनिज्म नहीं है। ठीक है। फिर मिनिमम कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, मिनिमम कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। वो केस मैंने मेंशन नहीं करा है रामेश्वर प्रसाद वाला, क्योंकि मे बी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो आप लोगों के लिए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने एक बार बता दिया है जिससे आपको याद रहे। ठीक है। ओके। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हमने कवर कर लिया है, और अब हमें कवर करना है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल को लेकर हमारी क्या मॉरल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हमें फॉलो करनी चाहिए।
सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, चलिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या मतलब होता है? पहली बात तो इसको बताया किसने था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या, किसने इसको वर्ड को डिफाइन करा था? वो है हमारे ग्रेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सॉरी, डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, इनने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेके आए थे। इनका कहने का मतलब क्या था कि जो लिटरल मीनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी वो एडहियर्ड रहना चाहिए। सो ही मीन्स टू फॉलो लिटरल मीनिंग। जो लिटरल मीनिंग है, जो वर्ड है, मस्ट है, शुड है, वो क्या कहने चाह रहे हैं। जैसे कोई एक्ट है, इसको एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। अगर कोई एक्ट, कोई लॉ है, उसके अंदर हमने यूज करा है मस्ट। मस्ट का है मतलब ये फॉर श्योर है, आपको फॉलो करना ही है। अगर कहा है शुड, तो मतलब ठीक है, आपके पास चांसेस है, सिचुएशनली आप अपने आप को देख सकते हो। तो ये सारा ये डिसाइड कौन करेगा कि किस तरीके से? सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है कि आप जज करो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कहना चाह रहा है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉइन करी थी इस टर्म को। इनका कहने का मतलब था कि जो लिटरल मीनिंग है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको बाय हार्ट अडियर करना चाहिए, उसको अच्छे से मानना ही है हर कंडीशन में। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्पिरिट, मीनिंग एंड स्पिरिट मैं एक साथ ही ऐड करके लिख देती हूँ। ओके, अब आपको समझ आ रहा है ये? वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए हमारी कुछ मोरालिटीज़ भी हैं। ठीक है, मस्ट बी अडियर्ड, आई शुड मेंशन इट, मस्ट बी अडियर्ड, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। और ये आपको कहाँ से पता चलता है? बेसिक स्ट्रक्चर। जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वही क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। और ये क्वेश्चन जरूर आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर की कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करी गई है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, या जो भी चीजें हैं जो फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, उनको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है या फिर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सोल बेसिक स्ट्रक्चर का है, इसके अंदर ही बात हो चुकी है। बी आर अम्बेडकर ने हमको हिंट दे दी थी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। फिर हेल्प्स इन अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इसको इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करके आए हैं प्रीवियस स्लाइड में, उसको हम अडियर कर सकें, उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, एंड एमिकेबल सेटलमेंट अमंग वेरियस एक्टर्स इन पॉलिटिकल सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जो एक्टर्स, जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो लोग गवर्न कर रहे हैं हमें, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि वो इस तरीके से हमें गवर्न कर सकते हैं, उनके पास पूरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इन इवेंट ऑफ डिफरेंसेस। तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी रीजन ऑफ डिफ्लिक्ट होता है, तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? इन इवेंट ऑफ, लेट मी राइट डाउन इन सिंपल लैंग्वेज, लाइक इन इवेंट ऑफ डिफरेंसेस we should go with constitutional morality. In some simple terms it will be morality। ठीक है, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई है। ये छोटा सा टॉपिक था, हमने ये भी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कवर हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक वॉज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी, या तो आज पॉसिबल या फिर कल तक मैं इसको अपलोड कर दूंगी। फिर हम चलेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। और हो सकता है इससे पहले मैं वीडियोस के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स या फिर
इनमें से कोई भी टॉपिक्स कवर करवा दूँ, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर भी 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे, सो वील सी अकॉर्डिंगली हाउ इट गोज़, ओके? टिल देन अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मैं मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर पाऊंगी। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ें कुछ कमियां लग रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।